मिशन 2024 यानी अगले लोकसभा चुनाव में मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों ने गठबंधन को अंतिम रूप देने और एकता की मुहिम को तेज किया है। 23 जून को नीतीश कुमार ने पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में मायावती की पार्टी बसपा को नहीं बुलाया गया। इसे लेकर बसपा की बिजनौर से सांसद मलुक नागर ने साफ किया, उनकी पार्टी के बगैर विपक्षी एकता सफल नहीं हो सकती। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को लगभग 13% वोट मिले। बसपा का यह मजबूत जनाधार है। बसपा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती दे सकती है। जब बसपा को विपक्ष की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया तो बसपा प्रमुख मायावती चुनाव पूर्व होने वाले गठबंधन पर फैसला लेंगी। हालांकि बसपा को बैठक में नहीं बुलाने पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने साफ किया है कि बसपा मोदी सरकार का विरोध नहीं करती है। देश की नजरें पटना पर टिकी हैं। 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेजबानी में 17 विपक्षी दलों या स्पष्ट तौर पर कहें तो भाजपा विरोधी दलों की पहली एकता बैठक हो रही है। बैठक में पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र और कश्मीर से तमिलनाडु तक के नेताओं के आने की खबर है, लेकिन उस लिस्ट में यूपी की तीसरी बड़ी ताकत बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम नहीं है। नीतीश अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ आए, लेकिन नीतीश बिना मायावती से मिले या उनको बुलाए लौट गए। अब नीतीश की एकता मीटिंग से 2 दिन पहले बसपा अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की हाई लेवल मीटिंग बुला ली। मायावती ने खुद ट्वीट करके बताया, उत्तर प्रदेश और देश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात, उससे संबंधित खास घटनाक्रमों और समीकरणों के साथ ही आगामी लोकसभा आम चुनाव की तैयारी को लेकर बीएसपी यूपी स्टेट सभी मंडल तथा सभी जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक कल लखनऊ में आहूत। मायावती की ट्वीट को गौर से पढ़े तो साफ दिखता है कि पटना में हो रही गोलबंदी पर उनकी नजर है, जिसे उन्होंने यूपी और देश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात, घटनाक्रम और समीकरणों के जरिए जाहिर किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी उनके फैसले तो कभी उनके बयान, लेकिन इस बार चीफ जस्टिस का शेर सुर्खियों में है। शेर था पाकिस्तानी कवि अवैदुल्ला अलीम का और मौका था सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज एमआर शाह के रिटायर होने का। इसी विदाई समारोह में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एमआर शाह की तारीफ करते हुए उन्हें टाइगर शाह की उपाधि दे दी और कहा कि आप बहुत याद आएंगे। अपने दोस्त और सहयोगी जस्टिस शाह के लिए उन्होंने पाकिस्तानी कवि अवैदुल्ला अलीम की एक शायरी पढ़ते हुए कहा, आंख से दूर सही दिल से कहां जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। जैसे ही चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पाकिस्तान के शायर अवैदुल्ला अलीम के इस शेर से अपना भाषण खत्म किया, वैसे ही भाषण खत्म हुआ, वैसे ही पूरा सभागार तालियों से गूंज गया। यही नहीं, काफी देर तक हॉल में तालियां गूंजती रहीं। आपको बता दें कि बीती 15 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के चौथे सबसे वरिष्ठ जज एमआर शाह रिटायर हो गए थे। जस्टिस एमआर शाह के विदाई समारोह में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें अपना दोस्त बताया और जमकर तारीफ की और इसी दौरान ये शेर भी पढ़ा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये शेर अवैदुल्ला अलीम का है। तेलंगाना में इसी साल चुनाव है, लेकिन उससे पहले तेलंगाना के बीजेपी सांसद ने बड़ा खुलासा किया है, जिससे सियासत गरमाई है और तमाम पार्टियों को बीजेपी पर हमला बोलने का एक मौका मिला है। दरअसल तेलंगाना की बीजेपी सांसद सोयम बापू राव ने स्वीकार किया कि उन्होंने सांसद निधि का इस्तेमाल निजी कामों में किया। इस बात का खुलासा करते हुए बीजेपी सांसद का कहना था, फंड में 2.5 करोड़ रुपए आए हैं, जिसमें से कुछ रकम क्षेत्र के पार्षदों को दी है। मेरे पास निर्वाचन क्षेत्र में घर नहीं था, इसलिए मैंने फंड से अपना घर बनाया। इसी पैसे से मैंने अपने बेटी की शादी की है। पहले कई सांसदों ने पूरा फंड अपने निजी कामों में खर्च किया, लेकिन आज पार्टी के कुछ नेता मेरी आलोचना कर रहे हैं। शायद उन्हें पता नहीं कि मुझसे पहले अन्य लोगों ने इस फंड का किस तरह इस्तेमाल किया। बता दें, बीजेपी सांसद का यह खुलासा एक कार्यक्रम के संबोधन के दौरान सामने आया, जिसमें उन्होंने सांसद निधि का इस्तेमाल अपने निजी कामों में करने का दावा किया। इसका वीडियो काफी वायरल है। फिलहाल इस बात की जानकारी सामने नहीं आ पाई कि यह कार्यक्रम कब और कहां हुआ। गौरतलब है कि सांसद निधि योजना साल 1993 में शुरू हुई। इस योजना के तहत सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए फंड दिया जाता है। शुरुआत में सांसद को 5 लाख दिए जाते थे। 1994-95 में सांसद निधि योजना में खर्च सीमा 1 करोड़ रुपए की गई। वहीं 1989-99 में इसे बढ़ाकर 2 करोड़ और 2011-12 में 5 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया। कर्नाटक से बीजेपी के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल सूबे के हुबली में हुए नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनवा लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 82 सदस्यों वाले नगर निगम में बीजेपी के 39 सीटें थी और उसने अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को हुए मतदान के बाद बीजेपी की वीणा भारद्वाज मेयर और सतीश हनगल को डिप्टी मेयर चुना गया। आपको बता दें कि 82 सदस्यों वाले हुबली नगर निगम में बीजेपी के पास 39, कांग्रेस के पास 33, एआईएमआईएम के पास 3 और 3 निर्दलीय पार्षद हैं। कर्नाटक में मौजूदा समय में कांग्रेस के सत्ता में होने और हुबली धारवाड़ से बीजेपी के प्रमुख नेता और पूर्व सीएम
जगदीश शेट्टार चुनाव से पहले पार्टी को छोड़ कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी को इस बात का डर था कि उनके पार्षदों के साथ खरीद फरोख्त हो सकती है। इससे बचने के लिए बीजेपी ने अपने सभी 39 पार्षदों को एक निजी रिजॉर्ट में रखा था। रिजॉर्ट से बीजेपी के पार्षद सीधे नगर निगम पहुंचे थे और मतदान में हिस्सा लिया था। विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जगदीश शेट्टार को एमएलसी बनाने का फैसला किया है, लेकिन हुबली नगर निगम चुनावों में हार से उन्हें जरूर झटका लगा होगा। कांग्रेस को हुबली नगर निगम चुनावों में शेट्टार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आ पाए। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली पार्टी के लिए इन चुनावों में हार एक बड़े झटके की तरह है। आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्टरों यानी जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले के साथ समझौते और लोन को तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालने से संबंधित अपने हाल के सर्कुलर पर चौतरफा आलोचना के बाद सफाई पेश की है। उसने इसको लेकर संबंधित सवाल जवाब यानी FAQ जारी किया है। आरबीआई ने इसमें साफ किया कि विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ सेटलमेंट करने की बात कोई नई नहीं है। ये प्रक्रिया पिछले 15 सालों से ज्यादा समय से चल रही है। आरबीआई ने बीते सोमवार को कहा था कि समझौता निपटान और लोन को तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालने के हालिया निर्देशों ने बैंकों के मौजूदा रेगुलेटरी गाइडलाइंस को तर्क संगत बनाया है और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कुछ संबंधित प्रावधानों को सख्त किया है। इसमें रिजर्व बैंक ने देश भर के सभी बैंकों और फाइनेंशियल कंपनियों को आदेश दिया कि जो लोग या कंपनियां डिफॉल्टर हो चुके हैं या लोन फ्रॉड में फंसे हैं, उन्हें फिर से लोन दें। इसमें यह भी कहा गया कि इस तरह के लोगों के साथ बैंक मिल बैठकर बात करें यानी सेटलमेंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी कि वे चाहे तो इस तरह के विलफुल डिफॉल्टर्स के लोन को तकनीकी तौर पर बट्टे खाते में डाल सकते हैं। आरबीआई ने जो सवाल जवाब के जरिए अपनी सफाई पेश की है उसे ऐसे समझिए। आरबीआई ने कहा कि वैसे कर्ज लेने वाले जो फ्रॉड या विलफुल डिफॉल्टरों की श्रेणी में डाल दिए जाते हैं, उनके साथ बैंकों का समझौता करने का प्रावधान कोई नया रेगुलेटरी नियम नहीं है। ये करीब 15 सालों से भी ज्यादा समय से चला आ रहा है। फ्रॉड्स को लेकर 1 जुलाई 2016 को जारी किए गए मास्टर डायरेक्शन और 1 जुलाई 2015 को विलफुल डिफॉल्टरों को लेकर जारी किए गए मास्टर सर्कुलर में जो बातें कही गई है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। कानूनी कार्यवाही में ये प्रावधान है कि किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था की ओर से विलफुल डिफॉल्टर के तौर पर लिस्टेड व्यक्ति को इस सूची से नाम हटने के 5 सालों तक नए वेंचर के लिए संस्थागत फाइनेंस नहीं मिल सकेगा। कर्जदारों से फ्रॉड या विलफुल डिफॉल्टर के रूप में घोषित लोग कूलिंग पीरियड के 12 महीने तक उधारदाताओं से नए फंड उधार नहीं ले पाएंगे। बता दें, ऐसी कंपनियां या लोग जो कर्ज तो लेते हैं लेकिन उसे जानबूझकर नहीं चुकाते हैं। ये लोन तो ले लेते हैं लेकिन बैंकों को किसी भी किश्त का भुगतान नहीं करते, इन्हें विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। आरबीआई के इस फैसले का बैंकों के 2 बड़े संगठन AIBOC और AIBEA काफी विरोध जता रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि रिजर्व बैंक के इस कदम से मालूम पड़ता है कि देश की जैसे इरादतन लोन ना चुकाने वाले लोगों को एक तरह से इनाम दिया जा रहा है। इससे न सिर्फ बैंकों की परेशानी बढ़ेगी बल्कि ईमानदार कर्जदारों के बीच गलत संदेश भी जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जगह जगह पर बड़े स्तर पर आयोजन किए गए हैं। हालिया तस्वीर लखनऊ से आई है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को मदरसे में योगा करते देखा जा सकता है। योगा करते हुए सभी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी और अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष बासित अली ने बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में योग मनाया जा रहा है और आज लखनऊ के भी इस मदरसे में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शामिल हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में मदरसे के बच्चे शामिल हुए हैं। योग जो है इसको एक स्पोर्ट्स एज आर्ट्स देखना चाहिए, हेल्थ की तरफ एक एक्टिविटी देखनी चाहिए, इसको किसी जाति धर्म मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। आज हमारा देश जाति धर्म मजहब की बेड़ियों को तोड़ते हुए विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है और हम सबको भी इसमें सहयोग करना चाहिए। योग दिवस के अवसर पर
योग हो रहा है, इसमें मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2015 से योग शुरू हुआ है, तमाम मदरसे और तमाम मदारिस के बच्चे और तमाम तालिबे इल्म लगातार योग को बढ़ावा दे रहे हैं। आज मदरसा वारसिया लखनऊ में बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि योग के लिए बच्चे हैं और लगातार इसको आगे बढ़ावा मिल रहा है और पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में योग को बढ़ावा मिल ही रहा है।